अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंडियन लैंग्वेज के पूर्व चेयरपर्सन मशहूर प्रोफेसर चमनलाल सर के साथ बैठे हुए हैं। सर 2020 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के डीन रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में लगभग 20-22 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। इसके अलावा वर्तमान में दिल्ली में स्थित भगत सिंह आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर के ऑनररी एडवाइज़र हैं। सर एक लेखक के रूप में मशहूर रहे हैं और भगत सिंह पे दर्जनों किताबें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त सर की लगभग 70 से अधिक किताबें हैं, जिनका लगभग इनमें से बहुत किताबों का लगभग 7-8 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और प्रोफेसर चमनलाल सर भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। सर की दर्जनों उपलब्धियां हैं। देश विदेश में लगभग 280 से अधिक व्याख्यान दिए हैं भगत सिंह पर। और एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम सब की इच्छा रहती है कि सर को सुने। कई बार संवाद में, नॉर्मल व्याख्यान में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं डॉक्टर श्याम कुमार शाकेव के साथ और श्री ज्योति कुमार मिश्र के साथ आज सर के साथ उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे जो नॉर्मली व्याख्यान में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आना चाहते हैं। समय अभाव के कारण हो नहीं पाता है। तो सर का स्वागत है मुंगेर विश्वविद्यालय में। सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि सर इतना लंबा कैरियर आप भगत सिंह के साथ जुड़े रहे, इसमें आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, भगत सिंह के साथ जुड़े रहने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वो तो ज़िंदगी का एक शौक़ था। तो मेरा प्रोफेशनल विषय तो हिंदी साहित्य है, लेकिन भगत सिंह के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो तो जैसे देश के हर युवा का होता है। तो बचपन से ही जब वो स्कूल में पढ़ता है या घर में भगत सिंह का चित्र लगा देखता है, ढाबों पे जाके दुकानों पे भगत सिंह का चित्र लगा देखता है, तो उसी से उनके मन में, किसी भी किशोर के मन में, युवा के मन में एक जुड़ाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए भगत सिंह के साथ जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह के दस्तावेज़ों को एकत्र करने में या भगत सिंह के जीवन के बारे में सामग्री एकत्र करने में, इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत तरद्दुद होती है, मुश्किल भी होती है बहुत बार। और क्योंकि मैंने जितना सारा काम किया है वो किसी सरकारी फंड के आधार पे नहीं किया, वो सिर्फ अपने ही शौक़ से, अपने ही सैलरी में से जब कोई ज़रूरत पड़ती रही है खर्चा करने की, तो मैं उससे करता रहा। तो मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया किसी फंड के लिए। हाँ, यूनिवर्सिटी में अध्यापक था तो तनख्वाह अच्छी थी, तो इसलिए और अपने रिसर्च के लिए भी तो बहुत बार यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों में जाते थे। तो लेकिन ये शौक़ है जिससे मुझे आनंद मिलता है। सर तो एक सवाल जो सब जानना चाहता है कि भगत सिंह क्या थे? एक आर्य सामाजिक परिवार था और भगत सिंह कहते हैं, मैं नास्तिक क्यों लिखते हैं, भगत सिंह जिस नेशनल कॉलेज से पढ़े वो राष्ट्रवादी कॉलेज है और भगत सिंह वामपंथ को पकड़ते हैं। तो दरअसल भगत सिंह क्या थे? राष्ट्रवादी थे, न वामपंथी थे, न आस्तिक थे, न नास्तिक थे, या कोई एक ऐसी बिंदु की तलाश में थे जहाँ ये सब मिल करके मानवतावाद, कल्याण का रास्ता खोज रहा हो? आप इस पे उचित बता पाएंगे सर? ये प्रश्न अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि ये सवाल मैं एक सामान्य तौर पे कह रहा हूँ कि हम खाली भगत सिंह के बारे में क्यों करते हैं। कोई भी जो व्यक्ति है, वो गांधी हो, नेहरू हो, लेनिन हो, मार्क्स हो, दुनिया का भी कोई महान, अगर महान व्यक्तियों की श्रेणी में रखें तो महान व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी में किसी को भी रखें तो इतने सारे जो कैटेगराइजेशन है, वो ये थे या वो थे या वो थे, तो वो एक ही व्यक्ति के बारे में क्यों? ये विचित्र बात है कि सिर्फ भगत सिंह के बारे में ही तरह तरह की उनको खांचों में फिट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब नेहरू के बारे में ये सारे अलग अलग खांचे क्यों नहीं कहते, या गांधी के बारे में क्यों नहीं कहते, या अम्बेडकर के बारे में क्यों नहीं कहते, या लेनिन के बारे में क्यों नहीं कहते? कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, और ख़ास तौर पे रूस की क्रांति से पहले
कोई देश समाज ऐसा नहीं है जिसके मैंने किसी भी कम्युनिटी से संबंध रखता हो जिसके घर में ईश्वरवाद नहीं होता। मैंने ईसाई हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या दूसरे दुनिया के कितने भी धर्म हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक ईश्वरवादी माहौल में ही पैदा होता है। तो मैंने भगत सिंह के बारे में जो विशेष तौर पे ये कहा गया तो वो ऐसा, फिर उसके बाद से जो बहुत महान तक लोग बन गए, जो मान लीजिए मार्क्स लेनिन का आप नाम ले लें या आइंस्टाइन वगैरह साइंटिस्टों का नाम ले लें या किसी भी तरीके के वैज्ञानिकों का नाम ले लें, तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने जीवन के अंत में नहीं होते, तो उनका जीवन विकास करता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन विकास करता है और वो विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। घर की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, समाज की शिक्षा, और उसके बाद से जो समाज में तरह तरह के प्रभाव होते हैं, हर तरह के प्रभाव होते हैं। माने समाज में तो एक तरीके से कहना चाहिए विचारों का एक अलग अलग समूह होता है। माने कोई ईश्वरवादी विचारों के लोग होते हैं, माने भारत जैसे देशों में तो बहुत कम होते हैं ईश्वरवादी विचारों के लोग, लेकिन जिन देशों में मैंने अभी हालत ये हो गई है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में जो बहुत एडवांस देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, तो उसमें तो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या 20% से भी कम रह गई। गिरजाघर बंद हो रहे हैं, मैंने सब कुछ जाता ही नहीं कोई। तो वो हमारे, लेकिन हमारा जो दक्षिण एशियाई समाज है या बहुत हद तक अफ्रीकी समाज है, तो इन सारे देशों में अभी वो दूसरा एक्सट्रीम है। यानी ख़ासतौर पे दक्षिण एशिया में तो बहुत बुरा एक्सट्रीम है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देशों में धार्मिक माहौल इतना ज़्यादा है, कट्टरता की हद तक है और एक सामाजिक समस्या की हद तक है, जिसमें समाज का विकास रुका हुआ है और धर्म के नाम पे सब कुछ चलता रहता है। तो वो मैंने अब, लेकिन देखिए जितना विज्ञान का विकास होता है, जितना वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है, मैंने यूरोप जो है, तो यूरोप के देशों में या ये जैसे मैंने न्यूजीलैंड की उदाहरण दी, तो वहाँ पे लोगों ने क्यों गिरजाघरों में जाना बंद कर दिया? नहीं तो हर संडे को लोग जाते थे। और वहाँ पे क्यों ये पूजा पाठ और मंदिर, ये सब मस्जिद, ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका वैज्ञानिक विकास हुआ है और वो जीवन की भौतिक सच्चाइयों के साथ, भौतिक सच्चाइयों में ये है कि अपने घर का, अपने व्यक्तित्व का, अपने बच्चों का, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनका विकास, रोज़गार का विकास, वो उन्नति करें, तरक्की करें। तो तरक्की के रास्ते जो है उनको लगता है कि सिवाय साइंस के नहीं, वो जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, जितना अच्छा ट्रेनिंग लेगा, स्किल लेगा। अब जैसे बहुत नया ज़माना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, अब सारी दुनिया के बच्चे जो है IT सेल में भागते हैं, कंप्यूटर उसमें जो भागते हैं, तो क्योंकि उसमें, लेकिन आपको जो ज़्यादा आगे बढ़े हुए लगते हैं, मान लीजिए मैं आउट ऑफ द वे जाकर उदाहरण देता हूँ, लेकिन समझने के लिए कि मान लीजिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चली हुई है। मैंने तमाम दुनिया के लोगों ने, बहुत व्यक्तिगत तौर पे अमीर लोगों ने, और सरकारी तौर पे तो अभी मैंने किसी का देखा नहीं है। चाइना जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उसमें भी सरकारी तौर पे नहीं, मैंने प्राइवेट तौर पे ही है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ ChatGPT है, एक तरफ DeepSeek है, एक तरफ जेमिनी आ गया, कभी किसी का कुछ आ गया। तो ये विकास जो है वो सारे का सारा, अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, आप ना सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे चेक करिएगा और फिर इसको कंपेयर करिएगा, आपको बड़े दिलचस्प नतीजे निकलेंगे। मैंने करके देखा है। आप उसमें खाली एक प्रश्न डाल दीजिए, भगत सिंह कौन थे, ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के थे या कहाँ के थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसी एक देश का नहीं है, वो तो एक पूरे यूनिवर्स का। तो इसलिए अगर भगत सिंह बहुत मशहूर होगा तभी वो जवाब दे पाएगा, मैंने अगर वो बहुत मशहूर नहीं होगा तो नहीं जवाब दे पाएगा। तो मैंने इन तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल के देखा है कि भगत सिंह कौन थे, तो उनके क्या विचार थे, इस तरह के 2-3 प्रश्न डाल के देखिए, आप हैरान होंगे कि उन्होंने इतने सटीक और जिसको कहेंगे कि यथार्थ उत्तर दिए हैं कि उसमें मैं खुद दंग रह गया। तो मैंने उसमें सारा कुछ लिखा है कि कैसे वो नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, क्या उनके क्रांतिकारी आंदोलन संगठन का नाम था, कैसे वो सोशलिस्ट क्रांति थे करते।
तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बता रही है कि भगत सिंह एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी या समाजवादी क्रांतिकारी थे। वो मान लीजिए इस बात को छोड़ भी दें कि वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे या नहीं थे, लेकिन समाजवादी क्रांतिकारी तक और उनकी नास्तिकता का भी जिक्र सब में है। तो मैं उदाहरण इसलिए दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके जीवन का विकास नहीं होता। जिसके जीवन का विकास नहीं होता वो तो मुर्दा है, वैसे तो डेड है। तो वो मैंने जिसके जीवन का विकास होगा उसी का जीवंत है। तो भगत सिंह आर्य समाजी परिवार में पैदा हुए थे, तो जाहिर है उनके बचपन पे आर्य समाज का भी थोड़ा बहुत। जब वो नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे तो देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उनका कोई उनके प्रोफेसर थे? नहीं, उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल शिबिल दास है, जयचंद्र विद्यालंकार थे। ये सारा नेशनल कॉलेज राष्ट्रवादियों द्वारा ही बनाया हुआ था और वो सारे के सारे छात्रों और अध्यापकों ने मिलकर नौजवान भारत सभा बनाई हुई थी। तो प्रिंसिपल शिबिल दास उनके प्रिंसिपल जो हैं, उनके साथी भी थे, दोस्त भी थे और अध्यापक भी थे, तीनों ही थे। तो वो मैंने उससे बढ़ के, चूँकि जो वहाँ द्वारकादास लाइब्रेरी थी लाला लाजपत राय ने स्थापित की थी 1920 में, तो उस इतना अध्यवसायी थे भगत सिंह कि उनको खाली एक गलत इमेज बना के पेश किया जाता है कि बम पिस्तौल वाले भगत सिंह थे। तो बम पिस्तौल वाले कभी उन्होंने यूज़ किया होगा, लेकिन बम पिस्तौल वाले भगत सिंह कतई और कभी नहीं। खुद ही कही गया कि क्रांति विचारों के धार से आती है और बम हाँ, से नहीं आती है। तो वो द्वारकादास लाइब्रेरी से जेल में रह के भी 2 साल तक लगातार वो लाइब्रेरी से किताब। लाइब्रेरी में किताबें रसिया वगैरह से मंगाई जाती थी उस समय? नहीं, वो लाला लाजपत राय बहुत ही प्रबुद्ध नेता थे। माने देश के जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे उनमें बहुत ही प्रबुद्ध नेताओं में से एक थे। और खुद वो अमेरिका में पढ़े हुए थे, यूएसए में पढ़े हुए थे। अमेरिका से वो एक अखबार अपना यंग इंडिया निकालते रहे। मैं न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में गया हूँ, तो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में उनके यंग इंडिया की लाला लाजपत राय द्वारा जो संपादित थी उसकी पूरी फाइलें बनी, तो लोग उसके ऊपर अध्ययन करने जाते हैं। तो लाला लाजपत राय ने जब द्वारकादास लाइब्रेरी बनाई है तो उनके मित्र के याद में बनाई है और उनकी अपनी 3-4 हज़ार बुक्स की कलेक्शन थी, सबसे पहले उसी को दी। और उसके बाद से वो ये जो आप बात कह रहे हैं वो रशिया से सीधे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो जो दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी मशहूर से मशहूर किताबें, मैंने द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर के बाद जो है चंडीगढ़ में शिफ्ट कर गई है। आप तो चंडीगढ़ रहे हैं, तो लाजपत राय भवन है 15 सेक्टर में, तो लाजपत भवन है वहीं पे द्वारकादास लाइब्रेरी है। अच्छा। तो वो साल में एक बार उन पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाते हैं जो भगत सिंह ने उस लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी हुई, तो उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कैपिटल, कार्ल मार्क्स का जो कैपिटल है उसका पहला एडिशन जो है वो इस लाइब्रेरी में वो डिस्प्ले करते हैं साल में एक बार, और भी दूसरी बहुत सारी किताबें जो पढ़ते थे। तो लाला लाजपत राय खाली मार्क्स की बात नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी किताबें शिक्षा के क्षेत्र की, राजनीति के क्षेत्र की, इतिहास के क्षेत्र से, तो वो ऑर्डर तो जाहिर है कि आज वो अमेज़ॉन टाइप का ज़माना तो नहीं था, तो वो मैंने या तो लंदन से मंगवाते होंगे, लेकिन जो दिल्ली में बुक सेलर्स होते होंगे, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बुक सेलर थे ही, तो उनसे ऑर्डर करके नई किताब तुरंत मंगवाते थे। तो इसलिए वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरीज जो है वो द्वारकादास लाइब्रेरी थी। और वो खाली एक उसकी नहीं थी कि खाली एक ही तरह की किताबें होंगी, खाली या तो साहित्य होगा या इतिहास होगा, तमाम तरह की दुनिया का सबसे क्लासिकल से क्लासिकल बढ़िया एडवांस लिटरेचर वहाँ पे था। जैसे सर आपने भौतिक दर्शन की बात करी है, एक जगह पढ़ने में आया था कि भगत सिंह के मित्र थे लाला राम सरन, तो उनकी एक पुस्तक आई थी ड्रीम लैंड। तो भगत सिंह ने जेल से ही उसकी भूमिका लिखी थी और उस भूमिका में भगत सिंह ने ये कहा था और तमाम बातों के साथ कि ये ड्रीम लैंड तो सचमुच का स्वप्न लोक है। तो मतलब ऐसा देश की क्या स्थिति थी जो उस किताब में मेंशन थी और भगत सिंह उस सच्चाई को इतने कम उम्र में जान पाए, इस संबंध में थोड़ा सा आप शेयर करते सर कि वो ड्रीम लैंड लाला रामसरन दास जी थे, वो उनसे वरिष्ठ क्रांतिकारी थे भगत सिंह से, माने वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे और इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी इन्वॉल्व कर लिया गया था। लाला रामसरन दास के बारे में कुछ मिलता भी है कि उन्होंने पहले शायद कुछ बयान दे दिया था, लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ था तो अपने बयान को उन्होंने वापस ले लिया था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था अपने बयान को। तो इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ उनके बहुत अंदर के अच्छे संबंध थे। तो कविता लिखने के शौकीन थे, कविता लिखी उन्होंने, थोड़ी बड़ी उम्र के थे। तो भगत सिंह से कहा कि तुम इसकी भूमिका लिख दो।
तो भगत सिंह ने कहा भाई मैं कौन सा साहित्य आलोचक हूँ, तो आप नहीं उन्होंने कहा, वो एक भावनात्मक जुड़ाव के जरिए कहा था कि नहीं आपको ही लिखनी है। तो भगत सिंह ने उसकी भूमिका लिखी 2-3 पन्नों की, 4 पन्नों की जो भी है। तो उस पर उन्होंने मैंने, क्योंकि ड्रीमलैंड एक स्वप्न लोक इस सेंस में था कि एक नए समाज की कल्पना, कैसा मानवीय समाज हो, कैसा सुंदर समाज हो, तो इस तरह की बातें भगत सिंह ने उसमें लिख के, लेकिन भगत सिंह ने एक उसमें साफ तौर पे वो शब्द कहा था, वो कोट भी किया जाता है, मैं एग्जैक्ट कोट तो नहीं आपको कोट कर सकूँगा, लेकिन उसका भाव ज़रूर बताता हूँ। और उसमें ये था कि पढ़ो, सोचो, विचार करो, और तर्क से स्वीकार करना है तो स्वीकार करो, रद्द करना है तो रद्द करो। अंधभक्ति किसी चीज़ पे मत रखो, किसी चीज़ पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करो। तो ये ड्रीमलैंड की भूमिका जो लेख है उनका, उनके महत्वपूर्ण लेखों में, जो उनके 5-10 महत्वपूर्ण लेख हैं, तो उनमें एक ही है, क्योंकि इस पे उन्होंने तार्किक चिंतन पे सबसे ज़्यादा बल दिया कि मैंने आपको कोई चीज़ माननी हो मानो, लेकिन मानो मस्तिष्क के आधार पे, ना कि दिल के आधार पे। तो सोचने का काम मस्तिष्क करता है, दिल नहीं करता। शरीर के दोनों हिस्से हैं, एक दिल का हिस्सा है, एक दिमाग का हिस्सा है, लेकिन सोचने का काम दिमाग करता है और दिल तो खाली लहू को पंप करने का काम करता है। तो वो मैंने बारे शरीर को जिंदा रखने का काम करता है। तो इसलिए शरीर के जिस अंग से जो काम लेना है वही लेना चाहिए। तो एक जैसे खूब प्रचलन है ये कहानियों में कि जालियांवाला बाग कांड के बाद भगत सिंह गए, तो इसमें आप कितनी क्या देखते हैं लाहौर और अमृतसर की दूरी को देखते हुए और भगत सिंह के 11 वर्ष के उम्र को देखते हुए कि 11-12 वर्ष का उम्र को देखते हुए, क्या वाकई ऐसा हुआ कि भगत सिंह गए और वो बोतल में रक्त भरी मिट्टी लाए और फिर अपनी बहन के साथ वो जो कुछ भी प्रकरण हुआ, तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर करते। ये तथ्य है, तथ्य फैक्ट है, क्योंकि भगत सिंह का परिवार, उनके पुरखे तो खटखट कलां जिसको आजकल कहते हैं इधर वाले पंजाब में, जहाँ पे म्यूज़ियम बनाया है, उनकी हवेली पुरानी थी, तो वो लायलपुर, आजकल उसको फैसलाबाद कहते हैं, और मिंट गुमरी जिसको आजकल साहिवाल कहते हैं। तो लायलपुर और ये लायल और मिंट गुमरी दोनों बड़े प्रसिद्ध ब्रिटिश जो है ना ऑफिशियल या राजनीतिज्ञ थे, इनके नाम पे बनाया गया था। लायल तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर भी रहे, तो वो बाद में उनके नाम पे। तो खैर उस पर उन्होंने नहरें खोदी थी उस समय, और ज़मीनें बहुत जरखेज थी। तो फिर इस तरफ के जो किसान थे, माझा मालवा के, अमृतसर जालंधर इस साइड के, तो इन यहाँ के किसानों को उन्होंने ज़मीनें या तो सस्ते दामों पे दी या कैसे भी दिया। तो ये बहुत सारे लोग इस तरफ के वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए और वहाँ बहुत समृद्धि भी हुई, क्योंकि वो ज़मीनें बहुत जरखेज थी। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ वो इस तरफ वाले पंजाब में नहीं हुआ, वो चक नंबर 105 बंगे लायलपुर में हुआ। ये जो चक नंबर 105 बंगे है ना, तो चक नंबर जो उनको ज़मीनें अलाट हुई थी उसका नंबर था। कोई चक नंबर 105, चक नंबर 110, चक नंबर 115, इस तरीके से वो कोई जहाँ से आया था, कोई अमृतसर से आया था, कोई जालंधर से आया था, उनके साथ वो अपने गांव का नाम लगा देते थे। जैसे चक नंबर 105 के साथ जब बंगे लगा है, तो बंगे इधर के पंजाब में, हिंदुस्तानी पंजाब में, जिसका आजकल नाम शहीद भगत सिंह नगर कर दिया है, तो बंगा टाउन है, तो यहाँ पे उनकी हवेली थी खटखट कला में, तो बंगे लगा लिया। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे गांव के लोगों ने, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया, ऐसे थे। तो खैर मैं क्या आपको बता रहा था, हाँ जलियांवाला बाग। तो लेकिन लाहौर जो है वो गांव से थोड़ा दूर था, तो लायलपुर बड़ा शहर है, फिर लाहौर भी बड़ा शहर है। तो वो उनकी शिक्षा जो है वो मैंने प्राइमरी तक तो गांव में ही हुई, लेकिन प्राइमरी के बाद जो है गांव में प्राइमरी स्कूल था, और गांव के उसके बाद जो है वो लाहौर शिफ्ट कर गए थे। तो लाहौर में उनके पिताजी बीमा कंपनी में काम करते थे, और बीमा कंपनी में काम करते थे घर लेके बच्चों की शिक्षा के लिए। दादा वगैरह सभी गांव में रहते थे। तो वो मैंने जो लाहौर का जो उनका घर था, उसमें उनके पिताजी खुद देशभक्त थे,
कांग्रेस के बहुत सक्रिय मेंबर थे। चाचा अजीत सिंह खुद देशभक्त थे, कांग्रेस के सक्रिय मेंबर थे। उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह बहुत परिवार ही पूरा परिवार ही था। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह की तो जेल में टीबी हो गई थी अत्याचारों के कारण। और अजीत सिंह शायद 40 वर्षों तक 38 वर्षों तक दर बदर रहे, देश में एग्जाइल रहे। और वो उसके बाद से 15 मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अंतरिम प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने उनको वापस बुलाया और वो 15 अगस्त को ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण सुन के रात में डलहौजी, बहुत बीमार थे तो डलहौजी में थे और 3:30 बजे सुबह उन्होंने प्राण त्याग किया 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त हाँ, और 38 साल तक विदेश के। तो खैर, तो उनके घर आते थे गदर पार्टी के लोग। तो उनका जो हीरो था करतार सिंह सराभा, तो करतार सिंह सराभा भी उनके घर आता था। तो भगत सिंह की उम्र समझ लीजिए उस समय रही होगी 7 साल, 1907 में पैदा हुए, और सराभा की उम्र रही होगी 96 में पैदा हुए और 14 में आए हैं तो 18 साल के करीब उम्र रही होगी। तो भगत सिंह उनको देखता था, उसके मन पे सराभा का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था, इसलिए बाद में सराभा का चित्र अपनी जेब में भी रखते थे। गदर पार्टी को भगत सिंह के पिता ने, किशन सिंह ने 1914 में 1000 रुपये चंदा दिया। मैंने ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये बात लाहौर सराभा की जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, उसमें वो जज ने लिखा है कि वो शरारती किशन सिंह, ये जज के शब्द हैं, कि शरारती किशन सिंह ने, क्योंकि अंग्रेज़ के लिए तो शरारती था ना वो, तो शरारती या उससे भी ज़्यादा ख़राब था वो, तो उसने इसको गदर पार्टी को या सराभा के जरिए 1000 रुपये चंदा। आज आप 1000 रुपये की कल्पना कीजिए, 1 लाख तो कम से कम, लेकिन 5 लाख 2 लाख भी हो सकते। तो कितना संपन्न पर, आज भी लोग 1000 रुपये चंदा देने में हिचकते हैं। कौन सा मतलब मिडिल क्लास के लोग भी 1000 चंदा भी नहीं देते, आजकल भी नहीं देते। 100 रुपये दे देंगे, 500 दे देंगे तो, या 10-20 दे देंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं देते। लेकिन 1000 रुपये चंदा देने का मतलब है कि वो कितना संपन्न परिवार था, बावजूद इसके कि वो देशभक्त था, जेलों में रहता था, सब कुछ रहता था। उनके दादा ही जेल नहीं गए, बाकी पिता चाचा तो सब। खैर, तो वो जब भगत सिंह को ने सराभा को तो उसी 7 साल की उम्र में देखा, तो जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो 1919 में, तो उनकी 12 साल की उम्र थी। तो 12 साल की उम्र थी, वो लाहौर और अमृतसर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। लाहौर और अमृतसर की दूरी मतलब अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU की जितनी दूरी है उतनी ही होगी लगभग। तो दिल्ली से JNU जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लाहौर वो तो ज़माना दूसरा था, तो उसमें तो रेलगाड़ी से ही यात्रा होती थी, तो रेलगाड़ियाँ आती थी जाती थी, तो वो आधे घंटे में लाहौर से अमृतसर पहुँच जाती थी। तो जब वो सारा कुछ रेडियो पे भी सुन रहे होंगे, लोगों से भी सुन रहे होंगे, घर में भी चर्चा होती होगी, तो वो इतना भयंकर आतंक की बात सुन के, तो अगले ही दिन, मैंने 13 अप्रैल को ये कांड हुआ बैसाखी के दिन, तो 14 अप्रैल की सुबह वो जो ट्रेन थी, स्कूल ना जाके वो जलियांवाला बाग चले गए। तो जलियांवाला बाग में जो स्थिति उन्होंने देखी, तो उसमें शहीदों की खून सनी मिट्टी जो थी, तो वो अपनी एक शीशी में भर के तो ले आए शाम तक। तो घर वालों ने पूछा, घर लेट पहुँचे, कि बहन ने पूछा, छोटी बहन थी 3 साल छोटी, तो बीबी अमर कौर, तो उन्होंने कहा रुआंसा था, तो तुम भैया रुआंसे क्यों हो? तो उसने बताया इसमें हमारे शहीदों के खून की मिट्टी है। तो घर के आले में, जिसको कहते हैं, क्या आप कहते हैं हिंदी में? ताखा बोलते हैं। ताखा, ताखा, ताखा। अच्छा, ताका, ताका। हाँ, ताका में रखा और उसको रोज सुबह उठ के उसको प्रणाम करते थे। तो वो मैंने शीशी अभी भी शायद खटखट कला वाला जो म्यूज़ियम है वहाँ रखी हुई है। हमने अपनी किताबों में उसका थोड़ा चित्र भी दिया है। तो वो मैंने एक तरीके से कहना चाहिए कि इतने संस्कार उनके 5-6 साल की उम्र से ही बनने शुरू होते। घर में पत्र पत्रिकाएँ आती थी, उर्दू की ही आती होंगी, तो वो क्योंकि उनके पिता दादा तो सभी पढ़े लिखे थे। मैंने आपको और बताएं, इनके पिता किशन सिंह ने और इनके चाचा अजीत सिंह ने साईदास एंग्लो वैदिक स्कूल जालंधर से मैट्रिकुलेशन पास है। उन दोनों मैट्रिकुलेशन गिनती के लोग होते थे। और इनके चाचा अजीत सिंह ने बरेली कॉलेज से 1903 में लॉ में टॉप किया हुआ, उनके मेरिट उस पर लिखा हुआ था कि अजीत सिंह ने 1903 में लॉ में मेरिट। तो वो तो जो गिना चुना परिवार था। उन दिनों तो लोग अगर BA कोई कर लेता था,
ऐसे आपको तमाम लोग पुराने मिलेंगे जो अपने नाम के साथ BA लगाते थे कि भाई ग्रेजुएट है ये, मैंने फिर लोग MA लगाने लगे, फिर PhD लगाने लगा, PhD भी धड़ों धड़ी हो गई। अब कुछ भी लगाना जो है बेकार लगता है लोगों को। तो मैंने तो खैर तो वो सत्य है, मैंने तथ्य है। सर, भगत सिंह की वैचारिक दृष्टि आज कितना प्रासंगिक हो सकती है? भाई ऐसा है कि वैचारिक दृष्टि, जिस तरह के समाज की परिस्थितियाँ, कोई भी दुनिया का समाज हो, उस तरह के समाज की परिस्थितियों का विश्लेषण करने में और उसका समाधान बताने में उसके लिए काम आती है। जो वैचारिक दृष्टि समस्याओं का सही विश्लेषण कर सके तथ्यों के आधार पे, ना कि कहानियों के आधार पे, जो ग्राउंड पे है, तो उसको ठीक से विश्लेषित अगर कर सके, उसके बाद से ये भी बता सके कि इसका समाधान कैसे और किस प्रकार से हो सकता है, उसमें वो गलत भी हो सकते हैं, मानी क्योंकि वो असेसमेंट है, लेकिन जो है वो हकीकत है। तो विश्लेषण सबसे पहला स्टेप है। तो जो परिवर्तन है वो उसका दूसरा स्टेप है। तो परिवर्तन के रास्ते तो तमाम लोग दिखाने वाले हैं, मैंने राइटिस्टों से लेकर लेफ्टिस्टों से लेकर तमाम लोग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता व्यवहारिक है, कौन सा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पक्ष में, और कौन सा रास्ता सिर्फ कुछ चंद लोगों के पक्ष में है और बाकी लोगों को दबाने के लिए है। तो उस मामले में भगत सिंह की वैचारिक दृष्टि एक तो विश्लेषण में तो थी ही रियलिस्टिक, लेकिन उनकी जो परिवर्तन की दृष्टि थी, परिवर्तन की दृष्टि, उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्रामों का इतिहास पढ़ा था। उसमें आयरलैंड सबसे मशहूर था। इनकी जो नौजवान भाषावती थी उसमें प्रिंसिपल छबीलदास इनके कहते थे कि इसमें 2 ग्रुप हैं, एक आयरिश ग्रुप है, एक सोवियत ग्रुप है। तो जो लोग राष्ट्रवादी क्रांति चाहते हैं वो आयरलैंड की क्रांति के, और जो समाजवादी क्रांति चाहते हैं वो सोवियत क्रांति के। तो कहते हैं प्रिंसिपल छबीलदास, उनके अध्यापक और दोस्त, कि भगत सिंह पहले आयरिश ग्रुप में थे शुरुआत में, और उसके बाद से वो उसमें सोवियत ग्रुप में गया विकास करके। तो आयरिश ग्रुप के जो क्रांति के जो एक बड़े नेता थे डानियल ऑफ ब्रीन की माई ऑटोबायोग्राफी भगत सिंह ने उस उम्र में 16-17 साल की उम्र में, जब वो प्रताप अखबार में काम कर रहे थे कानपुर में, उसमें उसका अनुवाद किया था, मेरा जीवन। ये उस समय छपा है, 1 आना इसकी कीमत थी। उसकी मैं चित्र भी मैंने सारे छापे हुए, लेकिन वो मैंने असल किताब द्वारकादास लाइब्रेरी की चंडीगढ़ में देखी। वो असल किताब बड़ी है, असल किताब 200-250 पन्ने की है अंग्रेज़ी में, लेकिन जो भगत सिंह ने अनुवाद किया है वो ये भी बात मैंने ही इंगित की है कि वो संक्षिप्तीकरण किया उसका, तो करीब 50-60 पृष्ठों में हिंदी में उसका संक्षिप्तीकरण किया। तो आयरिश क्रांति से तो वो प्रभावित, इटली के गैरीबाल्डी, मैजनी वहाँ के राष्ट्रीय नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, उनसे प्रभावित थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सोवियत क्रांति का अध्ययन करने लगे। फ्रेंच क्रांति का अध्ययन किया, जो असेंबली में बम फेंका, तो फ्रेंच क्रांति से प्रभावित हो गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित भी वो वेलिया नाम के क्रांतिकारी थे, जिसने 1893 में फ्रेंच की पार्लियामेंट में बम फेंका था। उसने ये नारा दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए दिमागों की ज़रूरत होती। ये भगत सिंह का अपना नारा नहीं था, ये वेलिया का नारा था। वेलिया से वो प्रभावित थे। अब 1893 के फ्रांस की स्थिति, वो हिंदुस्तान के बरक्स रखने की समझने की ज़रूरत है कि फ्रांस लोग भूखों मर रहे थे, मैंने रोटी नहीं मिल रही थी। रोटी का समझ लीजिए कि रोटी मैंने एक वर्ल्ड टर्म है, लेकिन हमारे यहाँ जैसी रोटी है वो सारी दुनिया में वैसी रोटी नहीं होती, अलग अलग तरह की रोटी होती है। लेकिन सस्ता साधन जो है, सस्ता जो है भोजन, वो गरीब के लिए रोटी। तो उसने कहा रानी ने कि लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिलती। अच्छा, रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं, सेब खाएं। मैंने अब आप भारत में तुलना कर लीजिए कि जिस बेचारे गरीब को अगर रोटी नहीं मिलेगी, जिसको वो आसानी से खा सकता है, उसको आप कह दो कि अब तुम केक खाओ। यार नहीं रोटी मिलती, क्या हुआ, केक खा लो। तो बेचारे के जख्मों पे लून छिड़कने वाली बात है, नमक छिड़कने वाली है। एक गरीबी और उसके ऊपर से आप इसको व्यंग कर रहे हैं उसको। तो वो उसने कहा कि ये तो फ्रांस की रानी या फ्रांस का जो शासन है, ये तो लोगों के न सिर्फ भूख मर रहे हैं, उनका अपमान भी कर रहे हैं। तो उसने फिर वहाँ किया,
उसको भी फांसी हुई थी वहाँ पे, हालांकि उसको बम केस में फांसी हुई, भगत सिंह को बम केस में फांसी नहीं हुई थी, वो दूसरे केस में फांसी हुई थी। लेकिन वो प्रभावित इतना थे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हालत जो हो गई ना, अब कोई सुनता नहीं। भारत की पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर सब बिलों का विरोध कर रहे थे। पब्लिक सेफ्टी बिल था, वो नागरिक अधिकारों पे हमला था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, वो मजदूरों के अधिकारों पे हमला था। जो भारतीय मेंबर थे हमारे जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, ये सब वहाँ पे विरोध कर रहे थे, इनकी बात सुन नहीं रहा था। तो विट्ठल भाई पटेल स्पीकर थे, उनको उन दिनों अध्यक्ष कहा जाता था। ये सरदार पटेल के बड़े भाई, सरदार पटेल से ज़्यादा बड़े व्यक्तित्व के तौर पे विट्ठल भाई पटेल हैं, जिसको किसी सरकार ने माफ नहीं दिया। मैंने ये बड़ा विचित्र है कि जो आदमी ज़्यादा बड़ा था व्यक्तित्व में, तो सरदार पटेल क्योंकि जन नेता थे तो उनको ज़्यादा नाम मिल गया, प्रधानमंत्री बन गए, सब कुछ हो गया। तो खैर, तो वो उस समय ये था कि जब कोई सुन ही नहीं रहा अंग्रेज सरकार, तो उनको भी लगा कि ये भी फ्रांस सरकार की तरफ बैक सरकार है। तब उन्होंने फिर ये फ़र्क ये था कि इनके बम जो किसी को मारने के लिए नहीं थे, तो किया। तो उसके बाद से वो सोवियत यूनियन से प्रभावित हो गए। तो सोवियत यूनियन से प्रभावित उनको लगा कि इस देश में जब से सबसे बड़ी संख्या तो मजदूरों और किसानों की, और किसानों को जागीरदार लूटते हैं और मजदूरों को पूंजीपति लूटते हैं। और जो पूंजीपति और जागीरदार हैं, सरमाएदार और जागीरदार, ये अंग्रेज़ों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। माने जो जहाँ के लोकल जागीरदार हैं, लोकल सरमाएदार हैं, तो ये कोलैबोरेट। तो इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो विदेशी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी है और देशी सरमाएदारी और उसके जागीरदारी के खिलाफ भी है। तो इसलिए वो सोवियत क्रांति से प्रभावित हुए। उनको लगा कि क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपकी आज़ादी का है क्या, आज़ाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे। माने जो पुराने ज़माने का जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए क्रांति का क्या संकल्प था, उनसे पूछते कि भाई क्रांति क्यों करते हैं। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग है, भारत माता। तो वो पेंटिंग जो रविंद्रनाथ टैगोर के पुरखों में से है, तो उसकी फटी पुरानी साड़ी पहने एक स्त्री, बहुत गरीब स्त्री, जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो वो जब पुराने क्रांतिकारी थे उनसे पूछते थे, बंगाल के क्रांतिकारी, कि भाई तुम क्या करोगे क्रांति करके। तो उसने कहा हम भारत माता की जंजीरें काटेंगे। तो भारत माता की जंजीरें तो काट देंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। मैंने उसकी फटी पुरानी साड़ी है, उसका क्या करोगे। उसकी स्त्री की सूखी बिल्कुल मुर्दा हाल है, उसका क्या करोगे। तो कोई कल्पना उनके मन में नहीं थी। तो वो मैंने इन लोगों ने पहली बार ये भगत सिंह वाला क्रांतिकारी दल जो था, या इनका दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन अनुशीलन और युगांतर के बाद जो चला आगे, और दूसरी तरफ अमेरिका से चला गदर पार्टी, तो जो जिसके सराबा थे। तो इन्होंने पहली बार रिपब्लिकन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। गदरी तो साफ साफ कहते थे, वो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था जिसमें 50 राज्य शामिल थे, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे राज्य थे। तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो नक्शा बनता था, उसमें बीच में भारत माता की फ़ोटो रहती थी, लेकिन नक्शा फिर रहता था कि हम इसको रिपब्लिकन स्टेट बनाएंगे, लोकतंत्र बनाएंगे। तब तक रूसी क्रांति नहीं हुई थी। जब रूसी क्रांति हो गई तो उसके बाद से भगत सिंह वगैरह कहने लगे कि अब तो हमें समाजवादी क्रांति ही कहेंगे भारत। ये था उनका। अच्छा सर, जैसे अभी 20वीं शताब्दी का जो दौर था वो मतलब क्रांतिकारियों का दौर था, खूब देखने को मिलता है, कुछ नाम आपने गिराया। एक शिकायत सी कुछ लोग इसको देखते हैं, क्या वो शिकायत क्या है कि क्या क्रांतिकारिता का मापन बौद्धिकता के पैमाने पर नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगवती चरण बोहरा हैं, जिन्होंने बम का दर्शन लिखा, और सारे कार्यक्रमों में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को, जैसे सैंडर्स वाली योजना हो या बम फेंकने वाली, हर एक योजना में चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं। लेकिन नाम जितना भगत सिंह का बाहर निकल के आया, उतना भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद और इवन इनके मित्र सुखदेव का नहीं। तो क्या ये बौद्धिकता के पैमाने पर क्रांतिकारिता का मापन को आप कैसे देखते हैं? ये क्या उचित है, अनुचित है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस सेंस में भी अच्छा है कि चलो आपने तो थोड़ा इसकी बौद्धिक व्याख्या की, लेकिन जो आम जनता की भावनात्मक वो है ना, तो जो लोग थोड़ा जनता को भावुक करते हैं, वो ये कह के भी करते हैं, मैंने थोड़ा भगत सिंह को अंडरमाइन करने के लिए कि देखो
भगत सिंह को चिल्लाते रहते हैं। और बेचारा सुखदेव, बेचारा राजगुरु, वो भी तो फांसी चढ़े थे। और चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम क्यों नहीं लेते? खैर चंद्रशेखर का नाम तो लिया जाता है, लेकिन भगत चरण वोहरा का नाम बहुत कम आता है। मैंने देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि शहीदों के स्तर पे कोई दर्जेबंदी नहीं है कि ये छोटा शहीद है और ये बड़ा शहीद है। हजारों लाखों शहीद हुए हैं। 1857 की क्रांति में हजारों शहीद हुए हैं। उसके बाद से हर एक आंदोलन में, माने जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, तो चिटागोंग क्रांति में मास्टर सूर्य सेन बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो उसी वक्त साथ साथ ही चल रहा था। तो इसलिए शहीदों में शहीद के दौर पे कोई दर्जाबंदी नहीं है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, सब बराबर है। लेकिन जहाँ तक अपने क्रांतिकारिता का वैचारिक रूप देना है, तो पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह सबसे पहला विचारक हुआ है, चिंतक हुआ है, जिसने क्रांतिकारी चिंतन को शब्द दिए। मैंने उसको शब्दों में बांधा, पूरे क्रांतिकारी कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है कि क्रांति कैसे हुई, और वो तमाम जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके ऊपर लेख लिखे। अछूत समस्या, धार्मिक दंगे और उनका इलाज, मज़हब और हमारी आज़ादी की जंग, तो अदालतों में बयान, तो और किसी क्रांतिकारी ने ये, भगत चरण वर्मा ने, ठीक है, भगत चरण वोहरा ने किया है, लेकिन सुखदेव ने लेख कोई नहीं लिखा। सुखदेव के खत मिलते हैं एक दो, लेकिन भगत चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, ये तमाम लोग बौद्धिक रूप से विकसित थे, हो रहे थे विकसित, लेकिन लेखन का काम जो, वैसे आप दुनिया भर के किसी भी क्रांति का आंदोलन का नाम ले लो तो उसमें नाम सिर्फ एक ही दो सामने आएंगे। अब रूस की इतनी बड़ी क्रांति हुई है तो रूस में सिर्फ लेनिन का नाम आता है, या दो चार और नाम ट्रॉट्स्की, स्टालिन वगैरह कहा जाता है, तो सबका नाम तो नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब लोग कम लिखने वाले थे, तो काफ़ी लिखने वाले भी थे, लेकिन जो सर्वोच्च लगता है, जो सबसे ज़्यादा चिंतन के, प्रौढ़ता के सबसे ऊंचे स्तर पे लगता है, उसका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए हैं, चिन्ह अब पूरे देश के तमाम क्रांतिकारी आंदोलनों का। मैंने समझ लीजिए 1757 से 1857 के बीच भी क्रांतिकारी प्रयास हुए या विद्रोह हुए, और 1857 से 1947 तक भी जितने क्रांतिकारी प्रयास और विद्रोह हुए, चाहे वो चिटागोंग था बंगाल में, महाराष्ट्र में थे, जितने भी जगह, तो सबका सामूहिक चिन्ह, वो अपना खाली अकेला चिन्ह नहीं है, वो सारे ही क्रांतिकारी आंदोलनों का चिन्ह है। और चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास सबसे अधिक HSRA में हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में हुआ, तो इसलिए ये एक तरीके से प्रतिनिधि संस्था बन गई कि इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, इस तरह से ये वैचारिक विकास करते करते HSRA तक पहुंचा। तो इसलिए भगत सिंह महत्वपूर्ण है, और कोई उसका व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत उनमें तो गुण तो उनमें बहुत थे, दूसरे लोगों में भी थे, दोस्ताना प्यार, एक दूसरे की मदद, वो तो सब में थे। भगत सिंह में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए हर कोई कहता था भगत सिंह मेरा दोस्त है, मेरा नज़दीकी दोस्त है। आप जितने संस्मरण पढ़ेंगे सब लोग यही क्लेम करेंगे कि भगत सिंह मेरा ही है। तो वो बने एक का व्यक्तिगत नहीं था, लेकिन सामाजिक रूप से क्रांति में वो समाजवादी क्रांति के रूप में रूसी क्रांति से प्रभावित थे ज़्यादा, जो उनके जीवन का अंतिम दौर था। मैं ये समझता हूँ, अभी कल भी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, JNU में कारवां के संपादक हरतोष बल दे रहे थे, उसके ऊपर किसी ने सवाल भी किया कि ये जो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थे, वो मैंने उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उनको इससे रिजेक्ट कर रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के आधार पे चीज़ों को मापना चाहिए, और वो आप उसको मानो या ना मानो, मैं उसको मानूँ या ना मानूँ, आप उसको मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगत सिंह ने लास्ट जो राइटिंग है उनकी, वो 22 मार्च को अपने साथियों के नाम लिखा हुआ पत्र है। 20 मार्च को 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल के नाम लिखा हुआ पत्र है, जिसमें कहा है कि हमें फांसी नहीं, गोली से उड़ाया गया, हम युद्धबंदी। और उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण लेख है वो 2 फरवरी 1931 का है,
2 फरवरी 1931 का, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। ये तो उसका हिंदी अनुवाद है, लेकिन वो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। तो लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में जो भगत सिंह ने लिखा है, मैं समझता हूँ कि भगत सिंह का वो सही और उसके जीवन का अंतिम रूप है। अब वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अंत हुआ जीवन का, तो वो एक समाजवादी क्रांतिकारी के रूप में हुआ, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि हाँ, उसमें आतंकवाद को रिजेक्ट किया गया। मैंने उसमें साफ कहा है कि मैं अपने क्रांतिकारी जीवन के शुरू के कुछ समय को लेके आतंकवादी ना मैं था, ना मैं हूँ, ना हम आतंकवादी हैं। तो वो आपका जो एक अगला सवाल है, तो उसका भी टेररिज्म वाला जो है, तो उसके लिए भी ये उसका भी उत्तर है कि वो कहते हैं कि हमें जन संगठन बनाने हैं। विद्यार्थियों और छात्र युवाओं को तो थे ही, मजदूरों को संगठित करना है, किसानों को संगठित करना है, जन आंदोलन में संगठित करना है और जन आंदोलनों से क्रांतिकारी काम करना है। मतलब कांग्रेस की तरह नहीं करना है कि बस चुपचाप अपना बैठ के आगे बढ़ना है। मैंने जिसको कह सकते हैं कि उसमें हिंसा का सवाल डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि रेडिकल मूवमेंट, कि हम जैसे हमें अपने ज़मीनों पे अधिकार चाहिए, जैसे हमें कारखानों पे अधिकार चाहिए, जैसे हमें पूरे देश की व्यवस्था पे अपना अधिकार चाहिए, जिसको वो 2 जून 1929 की सेशन जज की स्टेटमेंट में कहते हैं और इसमें भी कहते हैं, और लाला मॉडर्न रिव्यू के एडिटर को भी कहते हैं, रामानंद चटर्जी को, जिसने मजाक उड़ाया था क्रांति शब्द का, फिर उसका जवाब दिया था कि क्रांति से हमारा तात्पर्य क्या है। तो उसमें साफ तौर पे कहा है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे समाज के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं जिस समाज में मजदूरों और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मोल मिले और वो मजदूरों और किसानों के हाथ में उसकी सत्ता हो, ना कि जागीरदारों और पूंजीपतियों के हाथ में। तो ये उनका अंतिम रूप है। अगर वो जिंदा रहते, उसके बाद से अपने विचार बदल लेते, तो वो बात अलग है। हाँ, तो अच्छा, ये 25,000 पुस्तकें पढ़ने की जो बातें आती है, तो वो मतलब कब से ये पुस्तकों का अध्ययन वो शुरू किए अपने जीवन के इसमें, क्योंकि वो प्रताप इसमें लिख रहे हैं। कितनी पुस्तकों का? 25,000 पुस्तकों। गलत, 25,000 पुस्तकों का कहीं जिक्र नहीं है। 25,000 पुस्तकों का कहीं जिक्र नहीं है। वो 125 पुस्तकों की सूची कई बार मिलती है, वो भी इस सेंस में कि सहारनपुर से जब वो शिव वर्मा गिरफ्तार हुए हैं और जयदेव कपूर गिरफ्तार हुए हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें पुलिस ने उठाई थी, तो उसमें एक पुस्तकों की सूची थी, वो भगत सिंह से नहीं मिली थी, शिव वर्मा वगैरह से मिली थी। और दूसरा उनकी जेल नोटबुक जो है, तो जेल नोटबुक में अब मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, लेकिन वो 109 या 144 पुस्तकें, 300 किताबों का जिक्र भी किया गया है, वो मैंने एक काउंट किया, मैंने वो उसका रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वो 150 से कम, 144 अधिक से अधिक, हो सकता है 108-10 हो, तो जिनकी कोटेशन उस किताब में जेल नोटबुक में दर्ज है। लेकिन वो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ 144 या 125 ही किताब पढ़ी हैं, सैकड़ों की गिनती में हो सकती है, सैकड़ों की गिनती हो सकती है, हज़ारों की गिनती नहीं है, क्योंकि उनके व्यवहार में देखना चाहिए ना जीवन कितना है उनका। तो जीवन तो उनका मान लीजिए कि जो एक्चुअल क्रांतिकारी जीवन है, तो वो तो 1923 से 1930 तक का ही, 31 के तो मार्च के 2-3 महीने हैं। तो अगर आप रोज़ भी एक किताब पढ़ें तब भी 25,000 किताबें नहीं हो सकती। तो वो मैंने सैकड़े किताबें हैं जो उन्होंने पढ़ी, लेकिन उनमें ही मैं बता सकता हूँ कि दुनिया भर की सबसे ज़्यादा क्लासिकल किताबें उन्होंने पढ़ी। मार्क्स की कैपिटल उन्होंने पढ़ी है, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है इस सेंस में कि भगवान दास महर जो उनके क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि भगत सिंह ने मुझे पूंजी की प्रति दे दी कि तुम पढ़ो इसको। तो उसने कहा मेरे तो पढ़े कुछ नहीं पढ़ा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो जिसका मतलब अगर भगत सिंह ने पढ़ी होगी तभी अपने साथी को दी होगी कि तुम ये किताब पढ़ो। तो दूसरी तरफ से जो जेल नोटबुक है, उसमें शेक्सपियर से लेके, दास्तोवस्की से लेके, टॉल्स्टॉय से लेके, दुनिया के तमाम ग्रेट राइटर्स का, और उमर खयाम और उर्दू के लेखों से लेके तमाम, सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रेंसीसी राइटर है, क्या नाम उसका, बहुत प्रसिद्ध है, तो उसके नावल का जिक्र है। तो और भी बहुत सारे नावल्स का जिक्र है। तो वो साहित्य, इतिहास, राजनीति, तमाम तरह की जो दुनिया भर की क्लासिकल किताबें,
मैंने खाली हिंदुस्तान की नहीं, मैंने ये एक अच्छा संयोग कहना चाहिए कि द्वारकादास लाइब्रेरी के रूप में उनको ऐसी लाइब्रेरी मिली हुई थी जिसमें दुनिया का श्रेष्ठतम उसमें था उपलब्ध। तो कुल मिला के यही है, सैकड़ों किताबें जरूर पढ़ी उन्होंने, एग्जैक्ट गिनती किसी को मालूम नहीं है। फांसी पर जो चढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले फांसी पर चढ़ने जब कॉल आ गया कि अब चलना है फांसी पर चढ़ने के लिए, तो उस वक्त भी वो किताब पढ़ रहे थे। वो प्रसंग इस तरह से है कि किताबें देखिए, उनके जेल जीवन जो है 2 साल से थोड़ा सा कम है, मैंने 8 अप्रैल को गिरफ्तार हुए हैं, 23 मार्च को उनको फांसी होगी, तो 15 दिन कम है। उस जेल जीवन के 2 साल में 167 दिन 167 डेज ये उनके भूख हड़ताल में गुजरे हैं। एक भूख हड़ताल 110 दिन की, एक भूख हड़ताल 20-25 दिन की, 3 हफ्ते की, एक भूख हड़ताल 41 दिन की। ये सारी चीज़ें मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ, मैं अपने मन से गढ़ के नहीं बता रहा। ये अभ्युदय में लिखा, रिपोर्ट किया हुआ है कि आज उनकी 41 दिन की भूख हड़ताल खत्म हुई। और फिर वो जो 20-21 दिन की हड़ताल है उसके बारे में बाकायदा ट्रिब्यून की क्लिपिंग है। ये हमारी किताब जो है द लाइफ एंड लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो भारत सरकार ने पिक्टोरियल वॉल्यूम छापा है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट हमने छापे। और जो पहली भूख हड़ताल है वो 110 दिन की थी जो लाहौर में है, तो वो सारी ट्रिब्यून की क्लिपिंग वगैरह, क्योंकि उससे 110 दिन के बारे में अलग अलग चलती थी, कोई 110 कहता था, कोई 111 कहता था, 112, कोई 116। शायद मैं भी यहाँ गलती कर रहा हूँ, जब मैं 167 दिन कह रहा हूँ तो शायद उसको मैं 116 दिन काउंट करके, कहीं चर्चा है, हाँ, तो 116 दिन करके कह रहा हूँ। लेकिन हमने जो ट्रिब्यून की क्लिपिंग खोजी उसमें 110 दिन स्पष्ट है कि आज भगत सिंह वगैरह ने 110 दिन की। तो इसका मतलब है कि मेरी भी 167 दिन की जो धारणा है वो शायद 167 दिन नहीं है, वो 110 और 20, 130 और 41, 130, 110 और 20, 130 और 107 में 41, ये तो 171 दिन हो गए शायद। हाँ, 141, 150 से नीचे। हाँ, नहीं 150 के नीचे नहीं है, वो सब जोड़ के, नहीं सब जोड़ के ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा। 110 की एक, फिर 21 दिन या 20 दिन की एक, तो 130 हो गए, तो 41 दिन की एक, बल्कि मैं कम कह रहा हूँ, 171 डेज जो है वो एग्जैक्ट है। 170 डेज, वन समझ लीजिए कि 180 दिन तो 6 ही महीने हो जाते हैं, तो करीब 6 महीने के करीब उनके भूख हड़तालों में गुजरे। 2 बार जम के पिटाई हुई है, बड़ी भयंकर, मैंने उनकी भी और उनके साथियों की भी, जिसमें उनके 2 क्रांतिकारी साथी बेहोश हो गए थे, जिसपे ललकार के कहा था भगत सिंह जज को कि मिस्टर सो एंड सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर इनको कुछ हो गया तो वो मैंने उसी में अगर 100 से ज़्यादा किताबें भी पढ़ ली उन्हीं और उसके नोट भी ले लिए, तो सोच लीजिए कि जीवन का हर क्षण उनका कैसा गुजरा होगा। अब पहले के भी जो संस्मरण है उनके साथियों के, कि जब भगत सिंह हमारे पास आते थे, मेला कुचैला खादी का कुर्ता पजामा होता था, खादी की ही सफ़ेद पगड़ी होती थी, ये पीली पगड़ी वाली जो गलत भी फिजूल है, बिल्कुल घड़ी हुई है, कभी पीली पगड़ी नहीं पहनी उन्होंने। तो वो अपना मेला कुचैला कपड़ा रात को धो देते थे, सुबह पहन के चल देते थे सुखा के। तो उनकी एक जेब में किताब होती थी, एक जेब में डिक्शनरी होती थी, छोटी वाली जो आजकल 5-10 रुपए की मिलती है, उन दिनों 8 आने की मिलती थी। और वो जब बैठते थे किताब निकलना शुरू कर देते थे, जब कोई अक्षर में दिक्कत आती थी तो डिक्शनरी से देख लेते थे। तो इसलिए वो पढ़ा तो खूब है, पढ़ने की तो आदत उनकी है ही, सब लोग मानते भी हैं, लेकिन उसकी एक तो अतिशयोक्ति किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो 25,000 एक अतिशयोक्ति है, इसलिए वो ठीक नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट के रूप में कैसे थे वो? एज ए स्टूडेंट तो वो बहुत, जो कहना चाहिए, दोनों तरह के मिलते हैं कि वह स्टूडेंट साधारण थे, लेकिन वो मैंने, क्योंकि उनका पढ़ाई में ध्यान, स्कूली शिक्षा में ध्यान कम होता था, दूसरी चीज़ों में ध्यान ज़्यादा होता, लेकिन वो प्रतिभाशाली इतने थे कि वो DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा पास की। तो उसी दिनों नेशनल कॉलेज भी खुला और गांधी जी का आह्वान भी था कि बायकॉट करो, तो अपने राष्ट्रीय संस्थाओं में जाओ। तो जैसे काशी में काशी विद्यापीठ बना, गुजरात में गुजरात विद्यापीठ बना, ये उन दिनों के ही। तो ये नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल, नेशनल यूनिवर्सिटी 3 in 1। तो लेकिन लाहौर वाला सिर्फ 1921 से 1926 तक ही चला, बंद हो गया। काशी विद्यापीठ आज भी चल रहा है, गुजरात विद्यापीठ आज भी चल रहा है। तो खैर, तो
कॉलेज में दाखिला उसके लिए मैट्रिकुलेशन ज़रूरी थी 10वीं की कक्षा, और एफए में दाखिला होना था, एफए और बीए में। तो उन्होंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल ने या उनके कि भाई हम तुमको थोड़ा वक्त दे सकते हैं, तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अगर तुम टेस्ट पास हो जाओगे तो हम उनको एफए में सीधा दाखिला दे देंगे। वो भी दुनिया की विरलतम उदाहरणों में। तो उसको दिया गया टाइम 1-1.5 महीने जो भी, तो उसमें उन्होंने इतनी जमकर तैयारी की कि वो टेस्ट पास हो गए। और वो शायद भगत सिंह विरल उदाहरण है पूरे देश में कि जिसने बिना 10वीं पास किए एफए पास की। एफए का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एफए का रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन संस्मरणों से पता चलता है कि उन्होंने 1921 से 1923 तक के बैच में एफए की परीक्षा पास कर ली थी। बीए में चले गए थे, लेकिन बीए पूरा नहीं किया। बीए के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए और फिर क्रांतिकारी जीवन चला, लेकिन उस एफए की डिग्री कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉलेज वगैरह जो होते थे ना, डिग्रियां तो यूनिवर्सिटी देती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उनकी कोई नहीं मिलती। तो इसलिए ये है इसके बारे में। समय तो अभाव है, हाँ, लेकिन तो एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, हाँ, और आप कई बार गुजरे होंगे इस सवाल से, जो कि गांधी और भगत के बीच के संबंधों को लेकर के है। और आमी सुभाष डाकची करके किताब भी आई है वॉल्यूम में, और कौन सी? आमी सुभाष डाकची करके, अमित सुभाष, बोलची करके। अच्छा अमित सुभाष बोलची। हाँ, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि गांधी चाहते तो ये किसकी किताब है अमित सुभाष बोलची? शैलेश डे, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ, शैलेश डे। शैलेश डे वो हिंदी में आ गई है? हाँ, हिंदी में। हाँ, अच्छा, हम तो उसको चाहेंगे। चलो खैर। हाँ, केवी दत्त ने भी उसका सारी चीज़ों को खोल करके देखा है उसमें। अब जैसे सुभाष के जब कहा जा रहा है गांधी के बारे में कि वो चाहते तो उसकी फांसी टलवा सकते थे, आजीवन कारावास करवा सकते थे। आगे बढ़ के कहता है कि नहीं 23-24 को होनी थी, 23 को करवा दी। मतलब जो ये चीज़ें सुनने में आती है, मेरा एक कहना है कि भगत सिंह खुद अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं कि विजय सिंह को, कि मेरी फांसी रुकनी नहीं चाहिए। और भगत सिंह ड्रीमलैंड के भूमिका में ये बात को लिख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि मैं साधिकार कह रहा हूँ, है ना, विद राइट कह रहा हूँ कि आजीवन कारावास मौत से बड़ी सजा है। तो फिर इस बात को आप क्या सच्चाई इसमें देखते हैं, और क्या ये उचित होगा भगत सिंह के और गांधी पर जो आरोप है? उसमें सिर्फ तथ्यों पे बात करेंगे हम। तो पहली बात तो मैं एक सामान्य टिप्पणी ये कर दूँ कि महात्मा गांधी अगर इतने ताकतवर होते तो देश को ही पहले क्यों नहीं आज़ाद करा दिया? खाली भगत सिंह की फांसी के लिए ही कि वो बचे हुए थे क्या? वो तो देश की आज़ादी के लिए नेता थे ना। फिर अगर इतने ताकतवर थे तो अंग्रेज़ों निकाल बाहर किए होते। और वो मैंने देश पता नहीं कब का, पहले 1920 में गांधी जी का नेतृत्व सामने आया है। तो वो भगत सिंह को क्रांतिकारी आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? गांधी जी देश को आज़ाद करा देते, सब बच जाते। मैंने लाखों लोग हिंदुस्तानी कैद होते रहे, कांग्रेस के भी, क्रांतिकारियों के भी, और वो लोग कह रहे हैं कि गांधी जी बचा सकते थे। अरे गांधी जी बचा सकते थे, पर देश का क्यों नहीं बचा लिया उन्होंने? मैंने एक तो अतिशयोक्ति इस बात में कि महात्मा गांधी चलते को रहा, ये सरासर जिसको कहना चाहिए दोनों तरफ से ओवरलैपिंग है। एक तो गांधी जी का ओवर मूल्यांकन है, एक तरीके से अंडर मूल्यांकन भी है। अंडर मूल्यांकन इसलिए है कि वो गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं कि उन्होंने बचाया नहीं। ओवर मूल्यांकन इसलिए कि वो इतने ताकतवर थे। तो मैंने लोगों की एक तो बुद्धि का स्तर इतना गिरा हुआ है ये शिक्षा व्यवस्था के कारण कि उनकी तार्किक बुद्धि जो है पैदा ही नहीं होती। तार्किक बुद्धि पैदा हो तो तर्क से बात करें। दूसरी बात, अब इसके औपचारिक पक्ष ये है। देखिए गांधी जी की इसमें कमज़ोरी क्या है, मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा। गांधी जी की कमज़ोरी इसमें ये है कि गांधी जी फांसी की सज़ा के सिद्धांतिक रूप से खिलाफ था। चाहे किसी सामान्य व्यक्ति ने भी क्राइम के तौर पे भी कत्ल किया, कोई बहुत बड़ा गुंडा भी हो उसने भी कत्ल किया, तो उनको वो पैसिफिस्ट थे। वर्ल्ड का एक पूरा अवधारणा है, सारी दुनिया में फांसी के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। अब दुनिया के 100 देशों से ज़्यादा देशों में फांसी खत्म हो चुकी। तो ये एक सामाजिक वर्ल्ड वाइड आंदोलन है। और गांधी जी ने ये स्टैंड उस मौके पे नहीं लिया कि चाहे भगत सिंह ने जो किया हो, मैं चूँकि फांसी की सज़ा के खिलाफ हूँ इसलिए मैं उसकी फांसी का विरोध करता हूँ। उसमें ताकत ज़्यादा होती है।
उसमें नैतिक ताकत ज़्यादा होती है। गांधी जी इस चीज़ों का शिकार ना होते जो अब हो रहे हैं। अब मौका मिला लोगों को वो इस तरीके से उनके ऊपर ये इंगित करने का, अदरवाइज ये इंगित कर ही नहीं पाते। तो वो क्या करते रहे गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से बहुत बड़ा दबाव था, माने सुभाष बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, कि गांधी की भगत सिंह की फांसी तुड़वाओ, उसके लिए बात करो अंग्रेज़ों से। माने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट में मैंने बीच के अंदर के कांग्रेसियों का दबाव था कि इसमें क्रांतिकारियों की फांसी का मुद्दा भी बनाया जाए। खुद भगत सिंह ने उनको रद्द किया, भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा नहीं, देश के भले के लिए अगर कोई हमारे को बीच में बिना लाए भी एक कोई समझौता होता है देश की जनता के हित में तो होना चाहिए। हम उसका विरोध, समझौते का विरोध नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमारी शर्त लगाओ, खुद उन्होंने मना किया कि हमें इसका नहीं करते। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी तो उतना ही क्रांतिकारियों के प्रति प्रेम था बहुत सारे लोगों में, तो वो कह रहे थे कि इसको बनाना चाहिए। तो वो तो हो गया कि वो मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी रिहाई होगी और क्रांतिकारी या हिंसक कामों में हिस्सा लेने वालों को उनकी रिहाई नहीं होगी। तो ये एक तर्कपूर्ण बात है। लेकिन जो दूसरा दबाव था कांग्रेस के अंदर का, तो उसके लिए ये था कि गांधी जी को कई बार जो है कहना चाहिए कि पब्लिक रूप से स्टैंड लेना पड़ा। उन्होंने वायसराय को खत भी लिखे हैं कि अगर भगत सिंह वगैरह को फांसी ना हो तो अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा या युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जिस आग्रह से सुभाष बोस और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू ने तो दुख से साथ लिखा अपनी आत्मकथा में कि जब हमारे बीच अंग्रेज़ों और हमारे बीच, यानी जो 5 मार्च का वो तो 3 फांसी से पहले ही हो गया, लेकिन वो जब लिख रहे थे तो ये लिख रहे थे कि हमारे बीच भगत सिंह की लाश होगी। जब हम अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर रहे होंगे तो हमारे बीच भगत सिंह की लाश होगी। तो इस भावना से वो लिखा उन्होंने। लेकिन गांधी जी ने बड़े कूल तरीके से 2-4 बार, एक बार से ज़्यादा कहा हो सकता है, और 23 मार्च के दिन वो अपने उस पे थे, मौन व्रत पे, तो उस दिन भी उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन वो सब कुछ जो है तथ्यों के आधार पे चीज़ ये है कि ना तो गांधी जी इतने ताकतवर थे कि करवा सकते थे। दूसरी बात, ये जो आपने कोट किया उसको भी मैं आपको एग्जैक्ट कर दूं। एग्जैक्ट ये है कि विजय कुमार सिन्हा को खत नहीं लिखा था। विजय कुमार सिन्हा तो कोई उम्र कैद हो गई थी, जेल में उनके साथ थे। तो वो उनकी पत्नी ने, विजय कुमार सिन्हा की पत्नी ने, श्री राजम सिन्हा जो कांग्रेस के एक MP की बेटी थी हैदराबाद से, तो उसकी किताब है ए रेवोल्यूशनरी क्वेस्ट फॉर सेक्रीफाइस, तो वो भारतीय विद्या भवन से छपी हुई है। तो उस पर असल में विजय कुमार सिन्हा की जीवनी कम है, वो भगत सिंह की ही ज़्यादा है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा खुद भगत सिंह से इतना भावुक रूप से जुड़े हुए थे कि वो उनकी जीवनी लिखना चाह रहे थे, तो उनके नोट्स लिए हुए थे, तो उनकी पत्नी ने लिख दिया। तो उसमें ये प्रसंग है कि ये आपस में जब बात करते थे जेल में, तो भगत सिंह प्रिवी काउंसिल में अपील करने को तैयार नहीं थे। 7 अक्टूबर को फैसला हो गया था, 30 अक्टूबर को फांसी होनी थी। 30 अक्टूबर से पहले अगर वो अपील नहीं करते तो 30 अक्टूबर को फांसी हो जानी थी। तो ये आपस में चर्चा होती थी। तो भगत सिंह अपील पे तैयार नहीं थे। तो विजय ने कहा, देखो यार, हम तो ये सारा काम हम भी जानते हैं कि हम कुर्बानी करना चाहते हैं, हमें तो सारा कुछ ये प्रचार के लिए क्या है, अपने विचारों के प्रचार के लिए, अपने आइडियाज़ के प्रचार के लिए, अपनी क्रांतिकारी उसके जगाने, लोगों को जगाने के लिए। तो अगर हम अपील कर देंगे तो हमें 2-4 महीने और मिल जाएंगे, तो हम 2-4 महीने फिर और प्रचार करेंगे जैसे, क्योंकि मीडिया तो उसमें पूरे हिंदुस्तान का मीडिया किसी भी भाषा का हो, माने अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी कहा जाता है, लेकिन तब तो वो काबुल तक था हिंदुस्तान। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के हर जुबान में इतना हमारा प्रचार हो रहा है, अब तुम फांसी पे चढ़ जाओगे, बंद हो जाएगा प्रचार सारा। तो इसलिए हमें वक्त मिलेगा। तो तब उन्होंने ये वाक्य कहा, देखो विजय, फांसी रुकनी नहीं चाहिए। अपील में मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन फांसी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उसका भगत सिंह का निश्चित विचार था कि अगर मैं या हमारे साथी फांसी चढ़ेंगे तो इससे जनता में जागृति पैदा हो। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फांसी तब होनी चाहिए जब जनता पूरे उफान पे हो भावनात्मक रूप से, और उसके ऊपर अंग्रेज़ हमें फांसी दे दे और इसको इतना बड़ा झटका लगे, यानी जिसको शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं ना, वो किताब ही एक पूरी है छपी हुई एंथ्रोपोलॉजी में, तो कि लोग की चेतना ऐसे हिल जाए कि देखो हमारे सब के साथ इतना भयंकर, तो वो उससे जागेगी। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, वो मैंने एक तरीके से आधा सच है दोनों तरफ से। मैंने
तो आपने सुना सर से अभी विभिन्न भगत सिंह के जीवन के संदर्भ में समय अभाव के कारण हम लोग सारी बातों को नहीं कर पाए। फिर किसी दिन किसी समय हम लोग अगर सर के साथ बैठ पाएंगे तो ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। भगत सिंह के जीवन के पहलू को, उनके अनछुए पहलुओं को सर आज भी तलाश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सर को पूरे मुंगेर विश्वविद्यालय और भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का भी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातचीत की आपने। ऐसे मैंने